अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, इसी साल आईपीपीज़ के ऊपर एक कमीशन बनाई हुकूमत वक्त ने, विच वाज हेडेड बाय मोहम्मद अली साहब, साबिक चेयरमैन रह चुके हैं सीसीपी की। 9 मेंबर की कमेटी थी। इसमें नेपरा, FIA, ISI समेत एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन भी मौजूद थे और बड़ी तफसीली, फॉर द फर्स्ट टाइम एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट जो है वो मुरतब की गई आईपीपीज़ के हवाले से। एंड अ लॉट ऑफ नो पंचेस पुल्ड, आई वुड से, अ लॉट ऑफ लॉजिक ऑफ नंबर्स एंड ऑल। मगर ऑफ कोर्स तब इसको चैलेंज किया गया, बड़ा विगरसली चैलेंज किया गया आईपीपीज़ की जानिब से। हमने तब भी एक सवाल उठाया था, फोर्स मेजोर का एक क्लॉज होता है नाजरीन, कि अगर कोई मुआहिदा हो लेकिन हालात बड़े गंभीर हो जाए तो आप उस मुआहिदे को, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिविजिट कर सकते हैं। तो ये सवाल मेरा तब भी था कि मॉरली अगर आप सूरत हाल को देखें, पाकिस्तान की मुईशत को देखें, कोविड को देखें, इज इट नॉट हाई टाइम दैट वी रिविजिट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स? और आईपीपीज़ का तब भी ये मानना था, दे वर राइट रिगार्डिंग द फैक्ट कि उन लोगों ने तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटीज जो है वो न थी हैं इसके साथ। एंड अगर हुकूमत वक्त यूनिलैटरली पावर परचेज एग्रीमेंट स्क्रैच करेगी तो फिर उनका ये मानना था कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा मासिवा इसके कि हम LCIC यानी कि लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का रुख करें। सो हालात ऑफ कोर्स बड़े गंभीर तब नजर आ रहे थे, हालात गंभीर अभी भी हैं अगर आप मुआशी एतबार से देखें। बट द गुड न्यूज इज कि लगता है कि फोर्स मेजोर का ये क्लॉज जो है ये हरकत में आया है। एक MOU साइन हो गया है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन एंड द IPPs एंड द गवर्नमेंट हैव अग्रीड टू ऑल्टर द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स, यानी कि तब्दील करने का फैसला कर लिया अपने मुआहिदे को, टू द एक्सटेंट ऑफ एंड स्ट्रिक्टली विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स लिस्टेड under this MOU, or of course subject to approval of NEPRA, the cabinet, so on so forth, and IPPs का जो board of directors है। लेकिन इस MOU के अंदर क्या तय पाया है एंड व्हाट डज इट चेंज? आपके, मेरे लिए, आम आदमी के लिए बिजली की कीमत कम होएगी, किस हद तक कम होगी, क्या बोझ हुकूमत वक्त पे कम होगा कि नहीं? हमने बड़े तफसील में तब भी बात की थी अ फ्यू मंथ्स अगो, और ये तब भी मानना था कि जिस ट्रेडेड कंपनी का एटलीस्ट रुपी एक्सपोजर है, एटलीस्ट वो तो रुपी डिनोमिनेटेड रिटर्न्स की बात कर ले, या फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर नजर डाली थी, ONM के ऊपर। और गो के ये रिपोर्ट जो थी इसने क्रिटिसाइज नहीं किया पॉलिसीज को, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी, एंड किसी भी एक जगह के ऊपर ये सजेस्ट नहीं किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो यूनिलैटरली जो है डिसऑनर कर ले तमाम तर कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स को। लेकिन फिर भी हमने देखा कि एक बहुत स्ट्रेस था हवा के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये भी था कि नो क्वेश्चन, इस रिपोर्ट के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया टू द परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स जो ऑफर हुए, या US इंडेक्सेशन के हवाले से, या स्प्रेड ऑन कीबोर एंड लीबोर के हवाले से। ये सारी बहुत सी ऑफ कोर्स दे टेक्निकल इश्यूज। एनालिसिस जरूर किया गया डबल काउंटिंग ऑफ US इंडेक्सेशन, और ये इसलिए भी ताकि एक आर्ग्यूमेंट पूरी बिल्ड की जा सके कि हमने मुस्तकबिल में हमें डॉलर बेस्ड रिटर्न से हट के जरा पाकिस्तानी बेस्ड रिटर्न्स की तरफ आना है। हमने इसके ऊपर तफसीली बात की, थोड़ा सा आपको मुख्तसरन दिखा देती हूँ क्या क्या बात हुई थी हमारी। वैसे तो हमारी निशात चूनिया पावर लिमिटेड के डायरेक्टर शहजाद सलीम से भी बात हुई थी। बिफोर वी शो यू क्लिप्स ऑफ दैट, आई लाइक यू कि खालिद मंसूर साहब तब क्या कह रहे थे एज रिप्रेजेंटेटिव एंड चेयरमैन ऑफ IPPAC। मुलाजा कीजिए कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, या कितना लिटिल इन्वेस्ट हुआ था और कमाया कितना गया फॉर ईच ईयर आउट ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स। 1994 के जो प्लान्स हैं उनके हवाले से, पिछले 9 साल से 2002 के जो प्लान्स हैं। एक सेंटेंस दिखा दें कि होशुबा मुनाफे इन कॉन्ट्रोवर्शन टू द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज साइंड बिटवीन द IPPs एंड गवर्नमेंट वो किए गए। मेरी तो मंतक समझ में नहीं आती कि 25 साल से इसका मतलब ये है कि जितनी भी इनवॉइसेस जनरेट हो रही हैं, या तो उन्होंने आंखें बंद की भी थी। Individual profits of these companies, which is huge, whether you look at Tapal या Gul Ahmad Energy Investment। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टर की जेब में आ रहा है। उसके अंदर जो है डेट की रीपेमेंट होती है, इंटरेस्ट पेमेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, फिक्स कॉस्ट होती हैं, ONM कॉस्ट होती हैं, और उसके बाद जो बॉटम लाइन बचती है तो दैट इज व्हाट इज अवेलेबल टू द इन्वेस्टर्स। होश शुबा रिसीवेबल है IPPs के, सारे IPPs के 600 बिलियन रुपीस से ज्यादा क्या रिसीवेबल है। मुझे आप कोई किसी मुल्क की मिसाल दे सकते हैं जो रिटर्न ऑन इक्विटी देती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन? मैं कभी गलत बयानी से काम नहीं लेता, आई कांट गिव यू दैट। मैंने आपको एक मिसाल दी कि 2002 में हुकूमत ने पॉलिसी अनाउंस की, कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं था। इवन जो लोकल इन्वेस्टर हैं उनको भी परसुएड किया गया, फिर पॉलिसी के अंदर फर्दर इंसेंटिवाइजेशन की गई।
नाज़रीन, अब जो ये MOU साइन हुआ है IPPs और हुकूमत वक्त के दरमियान, इसमें हीट रेट टेस्टिंग के हवाले से, फ्यूल एफिशिएंसीज के हवाले से बात हुई है, सेटलमेंट्स हुई हैं, डॉलर बेस्ड रिटर्न को रुपी बेस्ड रिटर्न करना या लोकल इन्वेस्टर्स के लिए रुपी बेस्ड रिटर्न कर देना, ये सारी चीज़ें तय पाई हैं। अब कंपैरेटिव मार्केट्स जब बनेंगी तो तब टेक एंड पे ले जाएंगे, ये भी अंडरस्टूड है। सो आज यही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर हम देंगे। गो कि ये पॉलिसीज 94, 2002, 2006 की अंदर बनी IPPs की पॉलिसीज। फ्यूल एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। 94 के तहत जो पावर प्लांट्स थे, वो पॉलिसी वाले जो प्रोजेक्ट्स थे 90s में एक राउंड ऑफ नेगोशिएशन से गुजर चुके हैं। अब द रिपोर्ट ऑफ कोर्स परफॉर्म जो हमने देखी, लिमिटेड एनालिसिस ऑफ 94 के प्लांट्स, क्योंकि टैरिफ ब्रेकडाउन जो है तब उन कमेटी के मुताबिक उनके पास अवेलेबल नहीं था। सो फोकस 2002 के प्लांट्स और पॉलिसी के ऊपर रहा। 94 की जो पॉलिसी थी नाजरीन, जो टैरिफ था दैट वाज बेस्ड ऑन अपफ्रंट टैरिफ, यानी कि एक प्री अग्रीड टैरिफ था जो रिगार्डलेस दिया जा रहा था, रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। और इसीलिए 94 की पॉलिसी क्लियरली कहती है कि कोई भी एफिशिएंसी गेन जो होगा वो IPPs का ही होगा, और अगर कम तेल इस्तेमाल हुआ तो जो फर्क होगा, द डिफरेंस, वो IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स के जरिए दिया जाएगा। जबकि 2002 की पॉलिसी अगर आप देखें तो उसमें नेपरा ने मिनिमम फ्यूल एफिशिएंसी रेट की बात उसमें हम देखते हैं जो अप्रूव किया है, और टैरिफ स्ट्रक्चर जो है वो कॉस्ट प्लस था, यानी कि IPPs आर ओनली अलाउड ऑल कॉस्ट, जिसमें डेट रीपेमेंट, इंटरेस्ट, ऑपरेशंस, ONM जिसे कहते हैं, इंश्योरेंस एक्सेट्रा मौजूद है, और एक गारंटीड रिटर्न है। सो इस गारंटीड रिटर्न से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है IPPs को, ये भी सवाल हम उठाते रहे। और ऑफ कोर्स दे हैव टू मीट द मिनिमम फ्यूल एफिशिएंसी एग्रीड। बड़ा टेक्निकल मैटर है। नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई टू ब्रेक इट डाउन और सिंपली समझेंगे कि क्या तय पाया है और ये ग्राउंड ब्रेकिंग क्यों है। एंड इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मंसूर साहब, अगेन CEO हबको, चेयरमैन ऑफ IPPAC, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एडवाइजरी काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब वंस अगेन जॉइनिंग अस। सो पहला सवाल यही है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और बड़ा सादा अल्फाज में आप जवाब दीजिएगा प्लीज। एक तो हमने देखा कि हुकूमत वक्त ने माजी में रीनेगोशिएट किया था लेट 90s के अंदर 94 की पावर पॉलिसी के तहत जो प्लांट्स थे उनके टैरिफ को, एंड वो टैरिफ रिड्यूस किया था। सो दिस इज एसेंशियली द सेकेंड रीनेगोशिएशन। तो फरमाइएगा 94 प्लांट्स के साथ कौन सी नेगोशिएशन या कौन सी क्या तय पाया है इस MOU के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर एक दफ़ा और मौका देने का। मैं मशकूर हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि लोगों को बिल्कुल एक आम फहम ज़बान में समझाया जाए कि जिस तरह आपने अभी अपने प्रीएम्बल में कहा कि बहुत टेक्निकल इश्यूज़ हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा आरा जो हैं वो लोग सोशल मीडिया पे या इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। एट दी आउटसेट मैं आपको ये बताऊं कि जिस माहौल में ये बातचीत हुई है, चाहे वो 2002 पावर पॉलिसी के प्लांट्स हों या 1994 के हों या 2006 पावर पॉलिसी के हों, जिसमें एसेंशली विंड पावर प्रोड्यूसर के साथ नेगोशिएशन हुई, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। और उसमें एक दफ़ा फिर सारे IPPs ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम अगर एक हिस्टोरिकल सेक्रीफाइसेस दे के हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने फ़िक्स कॉन्ट्रैक्ट्स को, जिस तरह आपने शुरू में बताया कि ये फ़िक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बैकअप किए गए थे विद द सॉवरेन गारंटी, और ये जो पॉलिसी है ये हुकूमत ने तश्कील दी, हुकूमत ने इसको इंट्रोड्यूस किया, और फिर जो भी उस पावर पॉलिसी के तहत जिन्होंने पावर प्लांट लगाए 1994 में जो प्लांट्स लगे थे वो बिल्कुल आपने कहा कि वो एक फ़िक्स टैरिफ था, उसके अंदर जो टैरिफ के अंदर ब्रेकअप नहीं है। और अबाउट 1999 से लेकर 2000 तक बहुत एक्सटेंसिव इसी तरीके से उनको नेगोशिएशन हुई। उसके अंदर जो प्री 1994 पॉलिसी के प्लांट था वो हब पावर प्लांट था, दैट इज़ द ओनली प्लांट विच वाज प्री 1994। मेरे हिसाब से उसका जो माहौल था वो कंड्यूसिव नहीं था। उसका फॉल आउट ये हुआ कि उसके बाद जो टैरिफ को रीनेगोशिएट किया गया तो मेजॉरिटी आपके जो फॉरेन पावर परचेजर्स थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, वो मुल्क छोड़ के चले गए। और जब 2002 की पावर पॉलिसी आई तो कोई भी एक सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर ने किसी इंटरेस्ट का उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया। फिर ये जो 2002 की पावर पॉलिसी जिस शक्ल में आज मौजूद है, वो गवर्नमेंट ने फिर एडिशनल इंसेंटिवाइज़ किया लोकल इन्वेस्टर्स को परसुएट करने के लिए, जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी को डॉलराइज़ किया गया
और बाकी सारी की सारी चीज़ें फिर मेन प्रोसेस से गुजरने के बाद उनका टैरिफ जो है वो फाइनलाइज हुआ और उसकी बेस पे वो आज तक चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जिस इंटरप्टिंग यू कथा कलामी माफ साहब, एब्सोल्यूट ये बातें हम कर चुके हैं लास्ट टाइम की तरह। आई डोंट वांट कि हमारे पास फिर वक्त की किल्लत हो। आई डेडिकेट द एंटायर शो टू दिस सर, बट अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, आई वांट कि नई इन्फॉर्मेशन भी आवाम तक पहुंचे। जी मैं बात करता हूँ। देखिए अब हुआ ये है कि जिस तरह मैंने कहा, जी मैं बता रहा हूँ महर, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 1994 की जो मेन पॉलिसी है उसके अंदर पहला काम तो उन्होंने ये किया, क्योंकि ब्रेकअप मुश्किल था, कि उनकी जितनी भी टोटल कैपेसिटी पेमेंट है तो उसके अंदर, क्योंकि प्लांट पुराने हैं तो जो मेजर कंपोनेंट होता है डेट कंपोनेंट का वो तो अदा हो चुका है। अब उसके अंदर उनका रिटर्न ऑन इक्विटी है और उनके फिक्स और वेरिएबल O&M है। तो उसमें उन्होंने उनकी जो टोटल कैपेसिटी थी उसको पहले तो 11% से कम कर दिया, और 11% कम करने के बाद उन्होंने ये किया कि 50% जो रिड्यूस उनकी कैपेसिटी पेमेंट है वो रुपी इंडेक्स कर दी। और रुपी इंडेक्स करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो आपकी आज के रेट के मुताबिक जितनी आपकी इक्विटी है उसको हम रुपी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उस पे जो भी फर्दर जो इंडेक्सेशन है वो नहीं होगी। अब रिमेनिंग जो 50% है उसके ऊपर वो डॉलर इंडेक्सेशन चलेगी, क्योंकि इसके अंदर ये जो आपके 1994 के पावर प्लांट हैं उसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से एक चेंज है। बट इफ यू गिव मी अ चांस सर, एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। और अब हिस्टोरिकल सैक्रिफाइसेस का जिक्र किया आईपीपीज के तहत कि एक तारीखी आप लोगों ने सैक्रिफाइस की है। तो आईपीपीज हमेशा होश शुबा रिसीवेबल्स की बात करते हैं 600 अरब की, तो उसके ऊपर भी क्या तय हुआ है? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक सर ये भी बताइएगा। वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। वापस खालिद साहब आपकी तरफ आऊंगी। खालिद मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिप्रेजेंटिंग आईपीपीएसी, इंडिपेंडेंट पावर परचेसिंग एडवाइजरी काउंसिल, सीईओ हबको भी हैं। नया मुआहिदा तय पाया है आईपीपीज और हुकूमत वक्त के दरमियान। नाज़रीन, इस मुआहिदे की शिक नंबर 2 बताती है, जिसका जिक्र अभी खालिद साहब कर भी रहे थे, कि हुकूमत और आईपीपीज के दरमियान MOU में मजीद ये कहा जाता है कि अगर कोई पावर कंपनी नेपरा की मौजूदा एफिशिएंसी से जायद अगर फ्यूल बचाती है तो पावर प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी को मद्देनजर रखते हुए 70-30 की बुनियाद पर तकसीम होगी, और ये पावर परचेस यानी कि हुकूमत के हिस्से में ये 70% आएगा इन फेवर ऑफ दैट, फॉलोड बाय एंड ऑफ कोर्स ये फॉलोड बाय 60-40 फॉर द नेक्स्ट 0.5%, फॉलोड बाय 50-50% फॉर द नेक्स्ट 0.5%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर मेरा आपसे सवाल है, एक तो ये आम इंसान को समझा दें इसका मतलब क्या है, बिकॉज फ्यूल एफिशिएंसी हैज बीन अ बिग प्रॉब्लम। और फिर मुझे जो इसमें नहीं समझ आ रही, मैं आपसे पूछती हूँ, पहले आप मुख्तसरन फरमा दीजिए फॉर अ कॉमन मैन व्हाट दिस मीन्स। देखिए, जो आप पावर जनरेट करते हैं ना उसके लिए डिपेंड करता है कि आपका तेल इस्तेमाल हो रहा है बिजली बनाने के लिए या गैस इस्तेमाल हो रही है। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा कि आपको कम फ्यूल इस्तेमाल होगा या तेल या गैस, और आप उससे उतने ही यूनिट कम गैस के या तेल के इस्तेमाल से आप यूनिट बना लेंगे। लेकिन अगर जिस तरीके से वो नेपरा देता था तो नेपरा ने कहा था कि फ़िक्स है कि अगर आपने 1 यूनिट बिजली बनाना है तो इसके लिए आप इतना फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तो बेंचमार्क होता था जो कि टैरिफ में दिया हुआ है। अगर एक्चुअली इसके अंदर वेरिएशन आए तो उसमें फिर आप समझ लीजिए कि आपको फिर बचत होती है कि आपने पैसे कम दिए और आपने वो बिजली जो है वो ज़्यादा बनाकर बेच दी। लेकिन ये पॉलिसी की शिक थी। 2 सवाल हैं आपसे इसके हवाले से, और ये बज़ाहिर तो इसके अंदर हुकूमत के फेवर में जा रहा है, मगर सर ये मिनिमल सेविंग्स नहीं होंगी इफ एनी, क्योंकि इंप्रूविंग एफिशिएंसी जो है, अगर एफिशिएंसी को बेहतर करना है तो दैट requires money, it requires dollar investments or money being pumped into your machines and into your system. So अगर आप सिर्फ फकत 30 से 50% की एफिशिएंसी गेन्स की बात करें, दिस मे नॉट बी इनफ इन अ वेरी लो फ्यूल कॉस्ट सिनारियो, स्पेशली अगर हम देखें लेंडिंग रेट्स इतने ऊंचे हों और एक्सचेंज रेट इतना वॉलेटाइल हो। देखें महर, ये जो प्लांट होते हैं ये प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन होते हैं, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी है उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर है जिससे वेरी करती है। गर्मियों में एफिशिएंसी कम होती है, सर्दियों में ज़्यादा होती है, वगैरह वगैरह। अब अगर आपने कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज लानी हो तो उसके अंदर फिर आपको फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिस तरह के पहले कुछ आईपीपीज़ ने की, क्योंकि कोई शेयरिंग नहीं था
तो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन पॉलिसी में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके एफिशिएंसी अपनी बढ़ाते हैं तो नेपरा आपको उसके लिए कॉम्पनसेट कर देता है। अब ये जो मुआहदा आया है ये तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फेवरेबल है गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने कहा कि अगर आपकी एफिशिएंसी एक्चुअल ज़्यादा है कंपेयर टू जो कि नेपरा में डिटरमिन है, तो उसके अंदर आप हमारे साथ जो आपकी सेविंग है वो शेयर कर लें। लेकिन साथ में क्लियरली लिख दिया है कि अगर आपने अपने प्लांट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया और एफिशिएंसी ये बेंचमार्क एफिशिएंसी से गिर गई तो लॉस के अंदर हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। वेलकम। सेनेटर साहब, मैं ये नहीं जानती कि अगर आपको ये इत्तेफाक हुआ ये एमओयू पढ़ने का कि नहीं, एंड आई होप हुआ है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ सर तो इसकी शिक नंबर 9 है एक ऑन पास्ट रिकवरी, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि इन ऑर्डर टू असेस इफ अ कंपनी हैज मेड एनी एक्सेस प्रॉफिट्स तो एक रिकंसाइल्ड नंबर्स शेयर किए जाएंगे बिटवीन द कमिटी एंड आईपीपीज, और ये नंबर्स सबमिट किए जाएंगे नेपरा को भी। सो एज ए लीगल बॉडी वेस्टेड विद द अथॉरिटी फॉर टैरिफ्स, नेपरा जो है वो सुनेगा और फैसला करेगा इन अकॉर्डेंस विद 2002 की पॉलिसी जो है पावर पॉलिसी, टैरिफ डिटर्मिनेशन एंड पीपीए। सर मेरी नजर में बहुत मीनिंगलेस मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि आईपीपीज तो वैसे भी इंप्लीमेंट हुए थे विद द टैरिफ डिटरमिन्ड बाय नेपरा इटसेल्फ, एंड जो पावर परचेसिंग अग्रीमेंट है वो डॉक्यूमेंट वाज क्रिएटेड बाय पीपीआईबी। तो अब क्या ये एसेंशियली कहेंगे दैट दे वर रॉन्ग? और दूसरी बात, आपकी अपनी रिपोर्ट ने ये दिखाया स्टैंडिंग कमेटी ने कि नेपरा कितनी यूजलेस है या कितना नॉन रेगुलेटरी किरदार अदा कर रही है तब से आज तक। थैंक यू। देखिए, जो हमारी रिपोर्ट जो थी, इनफैक्ट ये सबसे पहली लीगल रिटन डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है पावर सेक्टर के अंदर, जो सेनेट कमेटी में हमने सबमिट की थी लास्ट ईयर, और उसके बाद आगे भी आगे चलते रहे केस में, बट उसी से बेस पर ये सारा कट एंड पेस्ट चीजें उससे आगे होती जा रही है। उसमें हमने क्या रिकमेंड किया था? हमने ये कहा था, जब उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, फाइंडिंग्स ये थी कि एट द टाइम ऑफ टैरिफ डिटर्मिनेशन जो आईपीपीज वाले ने कुछ ऐसे, सारे नहीं है, 80% ऐसे, उन्होंने अपना एट द टाइम ऑफ टैरिफ डिटर्मिनेशन जो अपना बताया कि मेरा ह्यूमन रिसोर्स इतना लगेगा, मेरे स्पेयर इतने लगेंगे, मेरा फ्यूल पर यूनिट किलोवाट आवर एक बिजली का यूनिट बनाने के लिए मेरा से 200 ग्राम लगेगा, वो सब गलत फिगर्स थे। और वो 200 नहीं, वो 100 ग्राम लग गया। ह्यूमन रिसोर्स पे जो खर्चा किया वो 50% दिया है। वो किस तरह कहाँ प्रूव होता है? कोई एनर्जी ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं कंपनीज ने जितनी बैलेंस शीट एससीपी के पास सबमिट की हुई है उसके अंदर पूरा डेटा है। सो व्हाट द कमिटी डिड वाज कि उस डेटा को निकाल कर हमने कहा कि आपने कहा था कि इतने यूनिट बनाने के लिए पिछले 5 साल में आपने इतने यूनिट बनाए, तेल तो आपने इतना खर्च किया, ये तो आपने उतना किया नहीं, बहुत कम खर्च किया। आपने कहा था स्पेयर इतने होने चाहिए, वो स्पेयर नहीं खर्च किए। आपने क्या ह्यूमन रिसोर्स पर इतना खर्चा वो नहीं किया। तो इस बेसिस हमने ये कहा कि आपने यू इंटेंशनली मिसलेड नेपरा एट द टाइम ऑफ टैरिफ डिटर्मिनेशन 5, 6, 7, 8 साल पहले जब भी था, और आपने जो फैक्ट दिए थे दे आर रॉन्ग फैक्ट, समथिंग मिसलीडिंग द गवर्नमेंट, मिसलीडिंग द अथॉरिटी। सो फॉर दैट एक्ट इट्स ए क्रिमिनल एक्ट एंड एन FIR शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। हमने उसके अंदर ये कहा, मैं अभी भी उस पर स्टैंड करता हूँ। इस MOU पर आप ऊपर देखें, ऊपर क्या लिखता है मेहर, उसके ऊपर लिखता है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। हम ये कर रहे हैं, कोई लार्जर इंटरेस्ट नहीं है। यू आर कॉट एट दिस मोमेंट। हिस्टोरिकल सैक्रिफाइसेस का जिक्र खालिद मंसूर साहब कह रहे हैं कि हम तो हिस्टोरिकल सैक्रिफाइसेस आईपीपीज ने किए हैं। सो आई मीन कोई हिस्टोरिक देखना, मैं बहर इनका जो है कि 25 साल के अंदर सपोज इन्होंने पैसा इतना 15% IRR होना चाहिए था। 25 साल का 15% IRR लगाते पर जो वैल्यू आती है, इन्होंने तो 4 साल में वो पैसा पूरा कर दिया। बेसिकली 4, 5, 6 साल जिसने पूरा कर दिया, 25 साल में जो कमाना था, दे आर आउट, दे शुड बी थ्रोन आउट। दिस इज व्हाट यू वर सपोज्ड टू अर्न, यू अर्न इट वेरी इन एडवांस, और तुमने कर दिया। अब तो तुम्हारा यू जस्ट पश्तो में कहते हैं ना, चादर उसंडा के पास तुम चादर छोड़ दो अपनी और जाओ, निकल जाओ। दिस इज व्हाट यू, इससे नेगोशिएट नहीं करना है यार। कुछ लोग दे आर क्रिमिनल्स, दे हैव कमिटेड अ क्राइम, so it is an FIR. If I was the authority, if I was taking a decision, सर आप कह रहे हैं कि ये MOU साइन करके भी क्राइम किया गया हुकूमत वक्त की तरफ से? ये MOU तो इनकी क्राइम को, इनकी जो इनके पास्ट का क्राइम उसको लीगलाइज कर देगा।
कि फिर ये कहेंगे आपने अभी तो MOU है ना, दिस गोइंग टू टर्न इनटू एन एग्रीमेंट। बट सर यू डू अंडरस्टैंड कि दे हैव अ राइट टू अप्रोच LCIC। माजी में भी ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जा चुके हैं, इनके फेवर में भी फैसले आए हैं, इधर आके इधर स्टेज भी ले लिए गए। सो इट्स बीन अ विशियस साइकिल। क्या आप ये लोग नहीं चाहेंगे कि कहीं ना कहीं गुफ्तो शनीद के तहत मामलात हल पाएं इन फेवर एंड यू नो सॉवरेन गारंटीज आर एट प्ले हियर सर? तो ये हमें जहन में रखना है, इट्स आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी। कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सॉवरेन गारंटी ये है कि हम आपसे बिजली खरीदेंगे, हमने ये सॉवरेनिटी। और मैं ये कहता हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट को लेटर एंड स्पिरिट में चलेंगे। लेटर स्पिरिट में अगर आपने कोई गलत चीज बोल रही है, ये क्रिमिनल केस है। ओके, मैं आप पर तो क्रिमिनल केस फाइल करता हूँ। स्टे विद मी खटक साहब, यू स्टे विद मी बिकॉज लेट्स खालिद मंसूर साहब का भी इसके ऊपर रिबटल ले लेते हैं। देन आई हैव एक दो ONM और उसके ऊपर बड़े अहम सवालात हैं ONM के हवाले से भी, एंड ऑल्सो मिनिमल सेविंग्स की तो खैर हमने बात कर ली। इक्वलाइजेशन ऑफ DPR विच इज द डिलेड पेमेंट रेट, ये मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है खालिद साहब से। आई लाइक यू टू बी हियर। जी खालिद साहब। जी, पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, मैं बहुत एहतराम है खटक साहब का और मेरा इनसे डायरेक्टली इंटरेक्शन भी हुआ। एक दफ़ा इनसे जो भी इनकी रूदात थी उसके ऊपर मैंने डिटेल इनको प्रेजेंटेशन दी और फिर इन्होंने मुझे नेपरा भी बुलाया था और अथॉरिटी के सामने मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी, पहली बात। दूसरा ये था कि जी कि जब हमारी ये बहुत अच्छे माहौल में डिस्कशन हुई तो हमने तो बड़ा स्ट्रेट अवे ये पोजीशन ली थी कि देखिए कि जितने भी हमारे पास के प्रॉफिट्स हैं, दोज हैव बिन अर्न इन ए वेरी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद ए पॉलिसी, नंबर 2 टैरिफ, एंड नंबर 3 जो हमारी जितनी भी इनवॉइसेस थी उसका प्रोसेस आप चेक कर लीजिए कि उनमें से देयर आर नंबर ऑफ इनवॉइसेस जो कि पहले नेपरा रेटिफाई करती है और फिर वेरीफाई करती है पावर परचेजर। सर आई हैव अ क्वेश्चन, एक वक्फे के बाद एब्सोल्युटली बताइएगा सर, एक्सप्लेन कीजिएगा, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कोरिलेशन क्या है बिटवीन इन्वेस्टमेंट इनटू दिस मेंटेनेंस और हीट रेट व्हिच इज एफिशिएंसी। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। खालिद मंसूर साहब, ये हीट रेट के ऊपर जो तय पाया है, मुख्तसरन समझा दीजिएगा, वक्त बड़ा कम है सर। और मुझे लग रहा है एफिशिएंसी सेविंग्स तो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं इन्वेस्टमेंट इन मेंटेनेंस के साथ, तो हीट रेट ऑडिट्स विल डिपेंड ऑन व्हाट मेंटेनेंस द ऑपरेटर हैज डन एसेंशियली एंड हिज ऑपरेशनल पैरामीटर्स, राइट? सो इधर तो मुझे नो सेविंग्स दिखाई दे रही है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं जी, नहीं, ज़रा ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ और मुझे ज़रा अलाउ कीजिएगा मैं पूरा जवाब दे दूँ। देखिए, इसके अंदर ये था कि ये डिटरमिन करना है कि एक्चुअल एफिशिएंसी है क्या। एक एफिशिएंसी वो है कि जो कि आपके अपने फाइनेंशियल अकाउंट से आपको मिलती है कि आपने कितना तेल पे कितना पैसा खर्च किया और एक्चुअली आपने कितनी बिजली भेजी, तो उससे भी नंबर रिकनसाइल हो सकते थे। लेकिन कमेटी का ये फ़ैसला था और मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फ़ैसला था कि कोशिश की जाए कि किसी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट को इंडक्ट किया जाए, और क्योंकि ये प्लांट ऑलरेडी 10 साल पुराने हैं तो इसके एक बाकायदा इसका एक हीट रेट टेस्ट या एफिशिएंसी टेस्ट किया जाए टू डिटरमिन कि वो जो उसकी नेपरा की डिटरमिन्ड एफिशिएंसी है उससे मुख्तलिफ प्लांट जो है किस एफिशिएंसी पे चल रहे हैं। इसके ऊपर टाइम लगेगा। वो कंसल्टेंट जो है वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर कुछ उनको करेक्शन कर्व्स बनाने पड़ेंगे, बट दैट इज़ व्हाट वी हैव एग्रीड कि अगर वो कंसल्टेंट ये कंफर्म कर पाए कि ये पुराने प्लांट के जो एफिशिएंसी टेस्ट हैं ये हो सकते हैं, तो हम लोगों ने एग्री किया कि जी कि बिल्कुल आप इसका एफिशिएंसी टेस्ट करिए, और उससे ये चीज़ खुल के सामने आ जाएगी कि कंपेयर टू नेपरा डिटरमिन एफिशिएंसी ये सारे प्लांट की एक्चुअल एफिशिएंसी क्या है। दूसरा सवाल जो आपने किया था वो ये था कि एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट 30 दिन के बाद जो पावर परचेज़र है उसने जितनी भी इनवॉइसेस हैं उनको उन पे हमारा जो ओवर ड्यू या जो ड्यू पेमेंट है उसको अदा करना है। अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल एक एग्रीमेंट है कि अगर 30 दिन के बाद वो पैसा नहीं देते हैं तो बेसिकली ये एक डिटेरेंट है कि फिर उसके ऊपर एक लेट पेमेंट इंटरेस्ट का सरचार्ज लगेगा जो कि कराची इंटर बैंक रेट जिसको काइबोर बोलते हैं और 4.5% होगा। अच्छा, अब ये होता है कि अगर हमें वक्त पर पैसे नहीं मिलते तो हम क्या करते हैं कि सारे IPPs ने रनिंग फाइनेंस लाइन ली हुई हैं या वर्किंग कैपिटल लाइन भी बोलते हैं, उस पर हम जो भी पैसा उधार लेते हैं बैंकों से वो तो हमें क्वार्टरली उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ती है। तो हुकूमत ने हमसे ये कहा कि वो उसके ऊपर भी आप थोड़ी सी हमें कोई गुंजाइश दें, तो उसके लिए भी ये दैट वाज अनदर हिस्टोरिकल सेक्रीफाइस कि 30 दिन के बजाय हमने कहा कि हम 60 दिन तक आपको ये छूट देंगे
और 60 दिन के दौरान 4.5 के बजाय, आप जिसको हिस्टोरिकल सैक्रिफाइस कह रहे हैं, द इक्वलाइजेशन ऑफ डीपीआर व्हिच इज डिलेड पेमेंट रेट पेएबल बाय द पावर परचेजर, जो हुकूमत है, इसकी इक्वलाइजेशन तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग आपकी डिमांड रही है आईपीपीज की, एंड पेएबल टू द गैस सप्लायर एंड समथिंग, दिस इज समथिंग द आईपीपीज हैव ऑलवेज वांटेड, और हमेशा हुकूमत रिफ्यूज करती है ये। सो ये तो बड़ा मेजर बेनिफिट है आप लोगों के लिए। नहीं जी, नहीं बेनिफिट नहीं, मतलब ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। तो जो हमारी इन्वॉइसेस डिले होती हैं तो उसके ऊपर लेट पेमेंट इंटरेस्ट जो है एक्रू होता है। वो अलग बात है कि उसकी वो पेमेंट हुकूमत नहीं करती, और अगर उनको फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट के बेसिस के ऊपर पेमेंट करनी है तो उन्हें ये डिस्टिंग्विश करने का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है कि वो जो हमारी लेट पेमेंट इंटरेस्ट इन्वॉइसेस हैं उसको वो ना अदा करें, और उनकी जो एजिंग है वो साल से वो पेंडिंग पड़ी, तो वो सेपरेट। अदा करने की बात तो नहीं है सर, अदा करने की बात तो आपके पास सीधा नुक्ता नंबर 10 पे आ गई है। इक्वलाइजेशन, What do you mean by equalization? Sir, there is no such thing as equalization. जी अच्छा, मैं नुमान वजीर साहब, नुमान वजीर साहब मैं आपको जरा ये क्लियर कर दूं ना। देखिए, मुझे क्लियर कर दीजिए, और 10 नुक्ते नंबर 10 पे भी बात कीजिएगा बिफोर, एक दफा आप पूरी बात कर लें फिर नुमान वजीर साहब पे जाएंगे। नुक्ता नंबर 10 सर, आपके जो पेबल्स है, जो 600 अरब रुपए आप लोगों को ड्यू हैं, इधर भी एक मेजर कंसेशन है क्या टू आईपीपीज, दे हैव ऑलवेज वांटेड द रिसीवेबल्स टू बी पेड, और इधर ये फैसला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो डू यू सी दिस एज अ मेजर कंसेशन? या बिल्कुल, दैट इज द इंटीग्रल पार्ट। और उसके अंदर ये है कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि लेट पेमेंट इंटरेस्ट के ऊपर भी हमने काफ़ी रिलैक्सेशन दे दी है, और उसके ऊपर रेट भी जो है 60 दिन तक 4.5 के बजाय 2% कर दिया है। अब तो बैंक जो है उनके रेट बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं, और वो तो रनिंग फाइनेंस लाइन कैंसिल करने की भी हमें अब धमकियाँ देते हैं। और उसके बाद ये जो ONM का भी चार्ज है, वो आपने उतना सवाल किया ना, मैंने जवाब दिया। उसके अंदर भी ये है कि जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन होता है मेजर ओवरहॉल का, उसमें अगर कोई बचत होती है जो कि हमें टैरिफ की मद में पैसा मिलता है, या जो हम एक्चुअली खर्च करते हैं, उसमें भी 50% हमने कहा कि वो हम हुकूमत को वापस कर देंगे। आपने देखा सर, इसको हिस्टोरिकल सैक्रिफाइसेस कह रहे हैं सेनेटर साहब, खालिद साहब। साथ इट माइट बी ये 600 अरब का जो रिटर्न है, दिस माइट बी अ स्टिकिंग पॉइंट इन कन्वर्सेशन विद MOU सर। अगर इसके ऊपर ना फैसला किया जा सका तो ये तो ट्रांसलेट नहीं होगा इनटू एन ऑफिशियल एग्रीमेंट। ह्यूज 600 अरब की बात कर रहे हैं हम इधर। देखिए, मैं पहले तो खालिद साहब एक शरीफ आदमी है, ये तो बाकी आईपीपीज में यही मुझे शरीफ नजर आए थे मैंने देखे। ये सारी नशीश शरीफ है सर। ये रजिया फंसगे लोगों की उसको लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना। खैर बहरहाल, इनको जो मुझे ये बताएं कि मेहर हमें ये बात बताएं कि FBR के रिफंड है 700-800 बिलियन 900 बिलियन लोगों के, उस पर वो क्या FBR कोई हमें कैबर +1 या कैबर +12 या लेबर कुछ देते, कुछ नहीं देती। वाई ये हमारे आईपीपी हमारे लाट देंगे, हम दे 4%, 5% लाइबर प्लस दें। नंबर 2, लंदन इंटरबैंक रेट पर जो 1% चल रहा है, लाइबर +12% है, उसके अंदर 12% दुनिया में कहीं ये रेट नहीं चढ़ा, इतना हाई से मिलता है। नंबर 3 बात, ये रिट्रोस्पेक्टिव है ही नहीं MOU, कि इसमें लिखा कहीं भी नहीं आएगा कि रिट्रोस्पेक्टिवली सारा को अप्लाई किया जाएगा, तो उस आगे का उस पर अप्लाई जाएगा। तो पीछे तो जो बाकी के साथ जो 2 नंबर जिन्होंने किया खालिद साहब के पास, तो वहाँ जो बाकी ने किया वो तो उड़ गया, वो तो कमा गया अपने पैसा सारे ले गया। नंबर 3 बात ये कि एफिशिएंसी की जहां तक बात हुई, अगर एफिशिएंसी बेहतर हुई तो उन्होंने कोई मशीनरी लगाई होगी ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, वो पहले शीट में मुझे क्या तक नजर नहीं आ रहा। इन्होंने कहा, मैंने देखा इनके, मैंने कहा बताया आपने कहा कि एफिशिएंसी बेहतर के लिए आपने कोई हीट एक्सचेंजर लगाया, कुछ चीज किया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एफिशिएंसी बेहतर एट द टाइम ऑफ टैरिफ डिटर्मिनेशन आपने गलत बोला था। जिन लोगों ने गलत बोला एफिशिएंसी, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। दे हैव डन अ क्रिमिनल दिस थिंग एंड दे शुड बी टेकिंग टास्क। नेगोशिएशन नहीं होती उनके साथ, एसएचओ को सार को बुलाकर FIR रजिस्टर कर उनको अंदर भेजना चाहिए, फिर वो बात करे आकर। तो दीज आर माय व्यूज एज फार एज आई एम कंसर्न। ये जो है ना, ये जो MOU हो गया, MOU के बाद एग्रीमेंट होगा, कैबिनेट में भी जाएगा, एक IPPs के डायरेक्टर्स भी देखेंगे, नेपरा भी देखेगी, पब्लिक हियरिंग भी होगी, उसके अंदर अभी इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट दिस वन इज कवर्स देम अप, लीगली कवर्स देम of the criminal acts that some of them have committed in the past, उसको प्रोटेक्शन दे देगा। So I am very concerned कि एग्रीमेंट। और आप सर मधु करेंगे अपनी स्टैंडिंग कमेटी में इन लोगों को जिन्होंने दस्तखत किया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट? क्या समझिए क्या कहा? Never mind, I have last 30 seconds. I'll give it to Khalid Mansoor साहब। अच्छा जी बिल्कुल। देखिए मेहर, मैं माजरत के साथ आपको ये कहूँ कि जो लेट पेमेंट इंटरेस्ट है ये डिटेरेंट है।
गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअली अगर 30 दिन के अंदर जो अब हमने 60 दिन कर दिए दे दे तो 1% भी नहीं आपको इंटरेस्ट का चार्ज लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम इंडीड सर। बहरहाल ये सीपेक रिलेटेड पावर प्रोजेक्ट जो हैं देर अ की टू रिड्यूसिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट टू एंड कंज्यूमर को जो पहुंचता है पूरा बोझ। शायद अगर हम डेट को इलोंगेट कर दें इन प्लांट्स के लिए दैट माइट ऑल्सो प्रोवाइड सम रिलीफ। मगर आज के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए। आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।